हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लॉजिक क्लास। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं डीएनए के मॉडल के बारे में कि एक्चुअल में डीएनए होता क्या है, किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, इनका लोकेशन क्या होता है और इनका फंक्शन क्या होता है। तो डीएनए हमारा आनुवंशिक पदार्थ के नाम से जाना जाता है। जैसे कि अगर ये कोई सेल है, ये हमारे बॉडी के किसी भी प्रकार का सेल है, चाहे ये लीवर का सेल हो, यकृत का सेल हो, सेल के अंदर में क्या होता है, उसके सेंटर पार्ट में होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर में क्या होता है, डीएनए या आरएनए होता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कुछ इस प्रकार से कुछ डीएनए देखेंगे आप, धागे जैसी संरचना होती है, ठीक है। इसी को क्या बोला जाता है, डीएनए बोला जाता है, ठीक है। तो डीएनए न्यूक्लियस के अंदर में करता क्या है, इसका फंक्शन क्या रहता होगा, ठीक है। तो यह क्या करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है तथा पेरेंट्स से उनके बच्चे में जो इन्फॉर्मेशन जाता है वो डीएनए के थ्रू ही जाता है। तो इतना खास चीज़ को तो पढ़ना आवश्यक है, ठीक है। तो देख लेते हैं कि इसके मॉडल किन्होंने दिया था, ठीक है। डीएनए को सबसे पहले इस साइंटिस्ट ने, फ्रेडरिच मिस्चर ने सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई किया था। इसमें 1869 में सबसे पहले इन्होंने आइडेंटिफाई किया था, लेकिन उस समय इन्होंने अच्छे से इसकी स्टडी नहीं की थी, ठीक है। बाद में दो साइंटिस्ट आए, वाटसन एंड क्रिक, जिसका पूरा नाम है जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। इन्होंने 1953 में डीएनए के अल्ट्रा स्ट्रक्चर की स्टडी की कि डीएनए किन किन मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। तो यही डबल हेलिक्स मॉडल बोला जाता है, जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल बोला जाता है। ये मॉडल किन्होंने दिया था, वाटसन एंड क्रिक ने दिया था, जो कि बहुत ही फेमस मॉडल है, ठीक है। तो इस मॉडल के चलते हम लोग देख रहे हैं कि डीएनए कौन कौन चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है, इनके कंपोनेंट्स क्या क्या है। जैसे कि अगर डीएनए के बारे में बात करें तो जो डीएनए के कंपोनेंट्स होते हैं ना, बेसिकली इसके तीन कंपोनेंट होते हैं। एक जिसको बोला जाता है राइबोस, दूसरा जिसको बोलते हैं फॉस्फेट, और ये एक नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। तो फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड इसी को बोलते हैं, ठीक है, जिसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से होता है H3PO4, या आप इसको लिखना चाहो तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हो। जैसे कि एक फास्फोरस दिया है, 3 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, कोई मना ही नहीं है, ठीक है। स्ट्रक्चर तो वही रहेगा ना, स्ट्रक्चर तो सेम ही रहेगा। क्या बोलते हैं इसको, फॉस्फेट, और क्या होता है नाइट्रोजनस बेस, और ये होता है राइबोस, ठीक है। राइबोस एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। तो इसको जानने से पहले इसको देख लें एक बार, ठीक है, कि कार्बोहाइड्रेट हमारे पास में 3 प्रकार के होते हैं। अब उसको जानने से पहले ये देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट ऐसा कंपाउंड जो कार्बन प्लस हाइड्रेट से मिलकर बना होता है, यानी कि कुछ इस प्रकार से ये कार्बन है, कार्बन की नंबर कुछ n में ले लेते हैं, प्लस H2, इसको भी n ले लेते हैं। तो इस प्रकार से जो कंपाउंड बनते हैं उसको क्या बोला जाता है, कार्बोहाइड्रेट, जिसमें कार्बन हो प्लस हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर, ठीक है। इन दोनों अणुओं से जो मिलकर जो कंपाउंड बनता है उसको क्या बोला जाता है, कार्बोहाइड्रेट बोला जाता है। तो हमारे पास जैसे आपने शुगर का नाम सुना होगा, ग्लूकोज शुगर का नाम सुना होगा, या जो आप नॉर्मल शुगर चीनी यूज करते हैं वो भी क्या एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट, जैसे स्टार्च हो गया, सेल्यूलोज हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट बेसिकली ना 3 प्रकार के होते हैं। एक को बोला जाता है मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड में क्या होता है, सैकेराइड का मतलब होता है शुगर, क्या होता है इसका मतलब होता है शुगर, और मोनो का मतलब होता है सिंगल। अगर वो एक शुगर है तब उसको क्या बोला जाता है, मोनोसैकेराइड। ओलिगो का मतलब होता है कुछ, यानी कि फ्यू। अगर वो कुछ ही शुगर की चेन होती है तब उसको बोला जाता है ओलिगोसैकेराइड। और अगर वो बहुत सारे शुगर की चेन होती है, जैसे कि ग्लाइकोजन होता है, उसको बोला जाता है पॉलीसैकेराइड, ठीक है। चेन ऑफ मनी शुगर, जैसे कि ये क्या हुआ आपका ग्लूकोज हो गया, 1 ग्लूकोज, 2 ग्लूकोज, 3 ग्लूकोज, 4 ग्लूकोज, ऐसा बहुत सारा जब ग्लूकोज की चेन बनती है तब उसको क्या बोला जाता है, पॉलीसैकेराइड बोला जाता है, ठीक है। तो मोनोसैकेराइड के बारे में देख लेते हैं। मोनोसैकेराइड में देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ कार्बन है। जैसे कि यहाँ पर देखना, तो यहाँ पर 3 कार्बन की चेन है, ठीक है। ये वाला 4 कार्बन की चेन है, और ये वाला हमारा 5 कार्बन की चेन है, ठीक है। जब ये 3 कार्बन की चेन होगी तो इसको बोला जाता है ट्राइओस, और अगर 4 कार्बन की चेन है तो टेट्रोस, और अगर इस प्रकार से 1 2 3 4 5 नंबरिंग में कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे कि पहले नंबर कार्बन है, ये दूसरे नंबर का, ठीक है, ये तीसरे नंबर का, ये चौथे नंबर का, ये 5वें नंबर का। 5 कार्बन की चेन है तो क्या बोलेंगे इसको, पेंटोस, ठीक है। तो आपका जो राइबोस शुगर होता है वो पेंटोस शुगर होता है, लेकिन वो क्या होता है, साइक्लिक होता है। अभी क्या है, ये स्ट्रेट है ना, ये सीधी रेखा में है,
आगे चलते हैं, स्ट्रेट है, लेकिन हमको क्या बनाना होता है, इसको बनाने के लिए हमको इसको साइक्लिक बनाना होता है। ठीक है, तो इसको साइक्लिक बनाने के लिए कैसे करते हैं देखना। ठीक है, इसको करने के लिए जो आपका चौथा नंबर का कार्बन होता है, यह चौथा नंबर का कार्बन इस वाले बॉन्ड पर, कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड पर अटैक करता है और इस वाले बॉन्ड को तोड़ देता है। प्लस ये वाला टूट के क्या होता है, इसी के साथ में जुड़ जाता है, इस वाले कार्बन के साथ में OH जुड़ जाता है और ये स्वयं इस ऑक्सीजन के साथ में हाथ पकड़ लेता है। तो अगर ये बनेगा तो कुछ इस प्रकार से बनेगा क्या, देखना। तो इसको कुछ इस प्रकार से नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5। तो ये जैसे कि ये ऑक्सीजन है, तो इसके बाद में पहला नंबर का कार्बन ये वाला, उसके बाद दूसरा नंबर का कार्बन, ये तीसरा नंबर का कार्बन, ये चौथा नंबर का कार्बन और पांचवें नंबर का कार्बन इसके हाथ में होता है। सपोज ये वाला क्या है, CH2OH, ये वाला, और इसके साथ में क्या है, ये लगा है और ये लगा है H। पहले नंबर में क्या दिख रहा है, OH लगा है और H लगा है, तो कुछ इस प्रकार से OH H लगा सकते हैं। दूसरे में क्या है, H OH है, तो H कुछ इस प्रकार से H और OH लगा होता है। तीसरे नंबर में वही है, H OH। ठीक है, तो जो ये संरचना बनती है इसको बोला जाता है राइबोस। क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है राइबोस। परंतु हमको DNA बनाने के लिए राइबोस की आवश्यकता नहीं पड़ती, हमको डीऑक्सीराइबोस की जरूरत पड़ती है। जैसे कि DNA का फुल फॉर्म क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो हम लोग क्या करते हैं, इस राइबोस को करके जो दूसरे नंबर के कार्बन है उससे क्या करते हैं, इसके ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं। यहाँ पर देखना, तो यहाँ पर सभी क्या है, OH ग्रुप है, OH में से H हटा दूंगा तो क्या बनेगा, सिर्फ और सिर्फ H बनेगा। ठीक है, तो ये क्या बना, सिर्फ और सिर्फ H बना। तो क्या हो गया आप, ये हो गया डीऑक्सी। डी का मतलब होता है हटाना और ऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन को हटाना, तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, डीऑक्सीराइबो बोल सकते हैं। डी मतलब कि हटा दिए, किसको हटा दिए हैं, ऑक्सीजन को, तब क्या बनेगा, डीऑक्सीराइबोस बन गया। और आपका राइबोस जो होता है आपके RNA में होता है और जो डीऑक्सीराइबोस होता है वो आपके DNA में होता है। RNA भी एक प्रकार का जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन वो ज़्यादातर सेल में नहीं होता, सिर्फ वो वायरल सेल में होता है और जो जंतु सेल में होता है वो आपके DNA ही होता है। तो ज़्यादातर जेनेटिक मटेरियल के रूप में अगर आप लोग देखेंगे तो वो DNA होगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, कहीं कहीं पास RNA भी मिलता है। बट हम लोग अभी DNA की स्टडी करने जा रहे हैं, तो कुछ इस प्रकार से तो समझ में आया कि आपका राइबोस शुगर कुछ इस प्रकार से होगा। तो DNA के लिए कौन सा राइबोस शुगर होगा, ये डीऑक्सी, कौन सा होगा, डीऑक्सीराइबोस शुगर लेते हैं। ठीक है, तो देख लेते इसके बाद में। ठीक है, तो ये कंप्लीट जो है ये वाला, इन तीनों को मिलाकर हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। जैसे कि यहाँ पर देखना, उससे पहले इसको देख लेते हैं कि नाइट्रोजनस बेस क्या होता है। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस जैसे कि नाम से लिख रहा है कि नाइट्रोजन युक्त क्षार, बेस को बोला जाता है क्षार। तो ऐसा क्षार जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस, वही नाइट्रोजनस बेस बोलते हैं। ये भी एक प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, लेकिन साइक्लिक होते हैं। जैसा कि आप लोग बेंजीन देखते हैं, बेंजीन क्या होता है, साइक्लिक कंपाउंड होता है कुछ इस प्रकार से। तो इसमें भी क्या होता है, कहीं कहीं पर ना नाइट्रोजन जुड़ा हुआ होता है, इसमें नाइट्रोजनस बेस भी। खैर उसकी स्टडी नहीं करनी है हमें, तो अभी DNA बनाना है। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो कि साइक्लिक होता है तथा इसमें कहीं कहीं बस नाइट्रोजन पाया जाता है तथा इसका व्यवहार कैसा होता है, बेसिक होता है। ठीक है, तो हमारे पास में जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, इसको दो भागों में बांट लिया जाता है। ठीक है, एक को बोला जाता है प्यूरिन्स, क्या बोला जाता है, प्यूरिन्स, और दूसरे को बोला जाता है पायरिमिडीन्स। पायरिमिडीन्स, दो प्रकार के प्यूरिन्स पाए जाते हैं DNA में, एक को बोला जाता है एडेनिन, दूसरे को बोला जाता है गुआनिन। और वही दो प्रकार के पायरिमिडीन्स भी होते हैं, एक को बोला जाता है थायामिन और दूसरे को बोला जाता है साइटोसिन। ठीक, क्लियर हो रहा है। प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन्स क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेस होते हैं। दो प्रकार के प्यूरिन्स होते हैं, एडेनिन एंड गुआनिन, और दो प्रकार के पायरिमिडीन्स होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, थायामिन और साइटोसिन। ये थायामिन। ठीक है, तो ये आपके DNA के कंपोनेंट होते हैं।
लेकिन आरएनए में क्या होता है, आरएनए में लगभग चीजें सेम होती है, सिर्फ एक जगह पर डिफरेंस होता है। वो क्या है, आरएनए में थायमिन की जगह यूरासिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, थायमिन की जगह इसमें यूरासिल पाया जाता है। और डीएनए में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ थायमिन पाया जाता है। तो कुछ इस प्रकार से होता है। तो डीएनए में जब देखते हैं ना, तो एडेनिन को ए से रिप्रेजेंट करेंगे, गुआनिन को जी से, थायमिन को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और साइटोसिन को सी से, कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। और यूरासिल को यू से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो आपका जो नाइट्रोजनस बेस है ना, यहाँ पास आकर अटैच होता है। ये क्या है आपका डीऑक्सीराइबोस है। तो नाइट्रोजनस बेस इससे रिएक्शन करके यही पास आकर जुड़ जाता है। जैसे कि मैं सपोज इसमें से किसी एक को जोड़ लूँ, जैसे कि मैं एडेनिन को जोड़ लेता हूँ, तो मैं जैसे कि मैं यहाँ पास एडेनिन को जोड़ लिया, क्लियर हो रहा। तो अब जो स्ट्रक्चर बनती है ना, आपका डीऑक्सीराइबोस प्लस आपका नाइट्रोजनस बेस, अब इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है न्यूक्लियोसाइड। क्या बोला जाएगा इस स्ट्रक्चर को, न्यूक्लियोसाइड बोला जाएगा। ये क्या होगा आपका न्यूक्लियोसाइड है। ठीक है, क्लियर हो रहा है, न्यूक्लियोसाइड है। प्लस ये जो 5वें नंबर का कार्बन है, क्या ये 5वें नंबर का कार्बन है। अब 5वें नंबर के कार्बन पर क्या जोड़ते हैं हम लोग, फास्फेट ग्रुप को जोड़ते हैं। देखो इधर देखो, इधर पहले नंबर पर कार्बन में क्या जोड़ रहे हैं हम लोग, इसमें से कोई भी नाइट्रोजनस बेस जोड़ सकते हैं। वही दूसरे नंबर के कार्बन से OH को रिमूव कर दो, और 5वें नंबर के कार्बन पर क्या करना है, 5वें नंबर पर कार्बन पे हमको जोड़ना है फास्फेट ग्रुप जोड़ना है। तो कुछ इस प्रकार से है, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे इसको मैं खोल के लिख सकता हूँ। तो कुछ इस प्रकार से, अगर इसको खोल के लिखें तो कुछ इस प्रकार से होगा ये OH। अरे फास्फेट को बना लो, तो यही पास फास्फेट डबल बॉन्ड ये OH OH और OH। तो आप यहाँ पर देखना कि फास्फेट ग्रुप से OH जाता है, और इस वाले OH ग्रुप से आपका H जाता है, कुछ इस प्रकार से, और ये पानी बनकर निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पास क्या होता है, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, कुछ इस प्रकार से। क्लियर हो रहा है, कुछ इस प्रकार से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इस बॉन्ड को बोला जाता है एस्टर बॉन्ड। चूंकि इसमें फास्फोरस भी प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको फास्फो एस्टर बॉन्ड बोला जाता है। क्या बोला जा सकता है इसको, फास्फो एस्टर बॉन्ड बोला जाता है, फास्फो एस्टर बॉन्ड। और जो यहाँ पास का बॉन्ड होता है, जो कि आपके नाइट्रोजनस बेस प्लस डीऑक्सीराइबोस के बीच में बनता है, इसको बोला जाता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इसलिए क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के लिए हम लोग एक वर्ड उपयोग करते हैं जिसको बोला जाता है ग्लाइको। हमेशा देखना, जब भी कार्बोहाइड्रेट की बात आए तो आप लोग देखना कि ग्लाइको वर्ड बहुत आता है। ठीक है, तो ग्लाइको किसके लिए उपयोग करते हैं, कार्बोहाइड्रेट के लिए। ठीक है, तो ये वाला जो बॉन्ड बनता है इसको क्या बोला जाता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या लिंकेज, ये जो लिंक है ना, जो जुड़ा हुआ है या जुड़ाव है, उसको क्या बोला जाता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, या इसको फास्फोएस्टर लिंकेज या बॉन्ड, कुछ भी बोल सकते हैं। अब देखना, तो अब आपके पास में क्या गया, ये डीऑक्सीराइबोस प्लस हमारे पास में नाइट्रोजनस बेस प्लस फास्फेट। अब जो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, अब ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर बनता है इसको बोला जाता है न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलेंगे, इसको बोला जाता है न्यूक्लियोटाइड। किस किस को, फॉस्फेट प्लस डीऑक्सीराइबोस प्लस नाइट्रोजनस बेस। अब ये तीनों को कंबाइन से क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। तो आपका डीएनए क्या होता है, एक प्रकार का पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। समझ रहे हैं, मतलब कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड इस प्रकार से चेन में जुड़ जाते हैं ना, तब आपका डीएनए का फॉर्मेशन होता है। तो जोड़ के देख सकते हैं। अच्छा, इसको ना इस प्रकार से नहीं लिखेंगे हम लोग, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ना डायरेक्ट रिप्रेजेंट करेंगे कि यहाँ पास फास्फोरस जुड़ा हुआ है। ये कंसीडर होता है कि यहाँ पास कुछ इस प्रकार से बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आगे बढ़ा के देख लेते इसको। कुछ इस प्रकार से बना लेते हैं इसको। इस प्रकार से फर्स्ट में क्या जोड़ देते हैं हम लोग, नाइट्रोजनस बेस
प्लस यहाँ पास क्या जोड़ देते हैं हम लोग फास्फोरस 5वें नंबर पे। जो CH2 है ना उसको नहीं लिखा जाता, सीधा ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। देखो कोई भी चीज पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि एक न्यूक्लियोटाइड, ये दो न्यूक्लियोटाइड, तीन न्यूक्लियोटाइड, ये चार न्यूक्लियोटाइड। पॉली का मतलब होता है बहुत सारा। जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड इस प्रकार से चेन में जुड़ जाते हैं तो उसको बोला जाता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो आपका डीएनए को आप लोगों ने देखा होगा, इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी बोला जाता है। डीएनए एक प्रकार का पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, ऐसा बहुत सारे चेन होता है। ऐसा आप लोग देखते हैं डीएनए कुछ इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से। तो हमारे पास में क्या होता है, दो धागा होता है, एक तो ये वाला धागा हुआ, एक तो ये वाला धागा हुआ। तो क्या होता है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, यानी कि दो धागा होता है, एक स्ट्रैंड ये है और दूसरा स्ट्रैंड ये है। तो ये क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। तो हमारे पास में दो स्ट्रैंड होगा, ये भी न्यूक्लियोटाइड, ये भी न्यूक्लियोटाइड और ये भी न्यूक्लियोटाइड, कुछ इस प्रकार से। और आप लोग देख रहे हो कि दोनों के दोनों जो चेन है, ये मैं क्या बना रहा हूँ, इस स्ट्रैंड को बना रहा हूँ, इस धागा को। तो दोनों के दोनों चेन जो होते हैं वो कुछ इस प्रकार से जुड़े हुए होते हैं। ये जो सीढ़ी देख रहे हो ना, सीढ़ी यहाँ पास इसका जुड़ा हुआ है ना किसी बॉन्ड से, ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है अक्षर में, इसको कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पूरा इसका संरचना बना लेते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। जैसे मैं यहाँ पास जी ले लेता हूँ, यहाँ पास ले जाता हूँ फास्फोरस, यहाँ पास सी बना लेता हूँ, यहाँ पास टी बना लिया जाता है, ठीक है, पहले नंबर कार्बन पर। और यहाँ पास क्या जोड़ दिया जाता है, फास्फोरस जोड़ दिया जाता है 5 नंबर कार्बन पर। अब देखना ये न्यूक्लियोटाइड जो है, ठीक है, इसके जो तीसरा नंबर का कार्बन है वो आपके फास्फोरस के साथ में जाकर फिर जुड़ जाता है। इसके तीसरे नंबर कार्बन फास्फोरस के साथ में, तीसरे नंबर कार्बन फास्फोरस के साथ में, और इसका तीसरे नंबर के कार्बन के पास में अभी भी OH ग्रुप रहता है। समझ में आ रहा है? ऐसे कि मैं इसको खोल के दिखा दूं तो कुछ इस प्रकार से होगा। ये वाला यहाँ पास फास्फोरस, ये हो रहा है। यहाँ पास में क्या होता है, OH होता है ना OH। तो OH क्या करता है, इस वाले फास्फोरस के साथ में कंबाइन कर लेता है। तो जैसे कि यहाँ पर देखना तो ऐसा कुछ मैं बना लेता हूँ, ठीक है, एक OH है, एक OH है, और ये O प्लस CH2, ये किसी आपको जुड़ा हुआ होता है, इस चीज़ से जुड़ा होता है। अब ये वाला जो इस वाले को डायग्राम बना रहा हूँ ना, कुछ इस प्रकार से, ऐसा खोल के देखेंगे तो इस प्रकार से बनता है। तो यहाँ से फिर से पानी निकल जाता है, ये माइनस हो जाता है और प्लस क्या हो जाता है, ये कुछ इस प्रकार से फिर से फॉर्म हो जाता है, ये ऑक्सीजन और ये कुछ इस प्रकार से बॉन्ड बन जाता है। इसलिए ये जो बॉन्ड है ना, इसको फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोला जाता है। देखो ये क्या है, फास्फोएस्टर बॉन्ड है, और ऐसे बॉन्ड कितने हैं हमारे पास में, ऐसे फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, मतलब दो बॉन्ड है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो कुछ इस प्रकार से इसको बना सकते हैं। क्लियर हो रहा है? इस प्रकार से कुछ बनता है, ठीक है। तो ये वाला क्या हुआ, हमारे पास में एक स्ट्रैंड हुआ, तो एक स्ट्रैंड पर ये कौन सा है, 5वें नंबर का कार्बन है। जब 5वें नंबर का कार्बन का ये जो फास्फेट ग्रुप है वो फ्री होता है, इसको बोला जाता है 5 बेस यूनिट। क्या बोला जाता है, 5 बेस यूनिट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो 5वें नंबर का कार्बन है, यहाँ पर फॉस्फेट है, उसके बाद में जो आगे का ये वाला जुड़ाव है वो नहीं होता, इसलिए वो जो 5वें नंबर का कार्बन है वो वहाँ पर उसकी समाप्ति हो रही है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, 5 बेस यूनिट। यहाँ पर देखना, ये जो 3rd नंबर का कार्बन है, यहाँ पर OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की समाप्ति हो रही है, इसलिए इसको बोला जाता है 3 बेस यूनिट। डीएनए का 5 बेस यूनिट एंड ये क्या हुआ, 3 बेस यूनिट। तो उसी प्रकार से आप इधर देखना, ये डीएनए की क्या है, एक स्ट्रैंड है, और हमारे पास में डीएनए की कितनी स्ट्रैंड होती है, 2 स्ट्रैंड होती है ना, हम लोग देखते आ रहे हैं। तो जब दूसरा स्ट्रैंड को जोड़ते हैं तो किससे जुड़ता है, वो इसी से जुड़ता है, कुछ इस प्रकार से जुड़ता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना, वो इस प्रकार से नहीं रहता, ये जो है आपका डीऑक्सीराइबोस वो उल्टा होता है, प्लस इस प्रकार से घुमा हुआ होता है, ठीक है। जैसे कि ये वाला है ना, इसको क्या करना है हमको, कुछ इस प्रकार से करना होता है, इस प्रकार से।
जो इस प्रकार से है ना वर्टिकल, उसको हम लोग क्या करते हैं, पलटी मार देते हैं कुछ इस प्रकार से। इस प्रकार से देखना, बनाना तो साथ में। इस प्रकार से क्या करना है, या जो डीऑक्सीराइबोस है उसको पलटी मारना है। प्लस अभी क्या था, जो फर्स्ट नंबर कार्बन होगा ना वो ये होगा, कौन सा होगा, देखो यहाँ से गिनना जा रहा है, ये पहला नंबर कार्बन, ये दूसरा नंबर कार्बन, ये तीसरा, ये चौथा, और इसी में क्या होगा, पांचवा नंबर कार्बन होता है। तो इसके में क्या होगा, पहले नंबर के कार्बन के साथ में क्या जुड़ते हैं हम लोग, नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है, लेकिन रेंडम नाइट्रोजनस बेस नहीं जुड़ता। जैसे कि ये एडेनिन है ना, तो एडेनिन हमेशा किसके साथ में बाइंड करेगा, थायमिन के साथ में बाइंड करता है। ये किसके साथ में बाइंड करेगा, थायमिन के साथ में ज्वाइन करता है। जैसे कि गुआनिन है, तो गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ में बाइंड करता है। जैसे कि साइटोसिन है, तो साइटोसिन अभी देख रहे हैं किसके साथ में बाइंड करेगा, गुआनिन के साथ में बाइंड करेगा। उसी प्रकार से थायमिन किसके साथ में बाइंड करता है, यहाँ पर देख सकते हैं एडेनिन के साथ में बाइंड करते हैं कुछ इस प्रकार से। तो एडेनिन और थायमिन इनके बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। इनके बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है कुछ इस प्रकार से। ये क्या है, जो बना रहा हूं मैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। क्लियर हो रहा है। और जो आपका गुआनिन है वो जब साइटोसिन के साथ में बाइंड करता है तो ये तीन हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में ज्वाइन करता है कुछ इस प्रकार से। ये कितने हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में ज्वाइन करता है, तीन, और ये वाला कितना से, दो। तो क्लियर हो रहा है, कुछ इस प्रकार से डीएनए की संरचना बनती है। और यहाँ पास आप देख सकते हो, ये पांचवें नंबर कार्बन होगा तो यहाँ पास फास्फोरस होगा, और तीसरे नंबर कार्बन के साथ में क्या होता है, इस प्रकार जुड़ा होता है। ये पांचवें नंबर कार्बन फास्फोरस, ये तीसरे नंबर का, ये पांचवें नंबर का फास्फोरस, ये तीसरे नंबर का, ये पांचवें नंबर का किससे क्या है, फॉस्फोरस। ठीक है, तो ये वाला क्या होगा आपका 5 डेसिंग होगा कुछ इस प्रकार से, उल्टा है। ये वाला क्या होगा आपका 5 डेसिंग होगा डीएनए का। और ये वाला कौन होगा, इसमें क्या होता है, OH ग्रुप होता है। OH ग्रुप क्या है, अभी फ्री है, दिख रहा है ना, अभी ये फ्री है। जैसे कि इस प्रकार से फ्री है ना, उसी प्रकार से वो फ्री होता है। तो इसको क्या बोला जाता है, 3 डेज इन। तीसरे नंबर का कार्बन जब फ्री होता है तो उसको क्या बोला जाता है, तीसरे नंबर के कार्बन का जो OH ग्रुप फ्री होता है उसको क्या बोलते हैं, 3 डेज इन। तो कुछ इस प्रकार से बनता है। तो डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं, ठीक है, वो पैरेलल तो होते हैं, लेकिन कौन से पैरेलल होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। जैसे इसका 5 डेज इन इधर है ना, तो इसका 5 डेज इन इधर होगा, किस प्रकार से होगा। तो डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं वो एंटी पैरेलल होते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा, इसको मैं रब कर रहा हूँ। तो क्या बोला जा सकते हैं, पहला क्या हो कि डीएनए क्या होता है, एक प्रकार का पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। क्या होता है, डीएनए इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड प्लस जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं एंटी पैरेलल पोलैरिटी में होते हैं। both strand of DNA are anti-parallel to each other। एक दूसरे के क्या होते हैं, ये दोनों के दोनों एंटी पैरेलल होते हैं। तीसरे नंबर पर क्या लिख सकता हूं कि एडेनिन हमेशा बाइंड करता है थायमिन के साथ में। क्या करेंगे, एडेनिन always bind to thymine by 2 hydrogen bond and vice versa। ठीक है, मतलब बोलने का तात्पर्य है कि थायमिन भी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से एडेनिन के साथ में बॉन्ड करेगा कुछ इस प्रकार से, है ना। चौथा नंबर पर क्या लिख सकते हैं कि आपका जो साइटोसिन है, साइटोसिन बाइंड्स
बॉन्ड्स टू गुआनिन by 3 हाइड्रोजन बॉन्ड या H बॉन्ड करके मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। कुछ इस प्रकार से ये अगर C है साइक्लोसिन है तो गुआनिन के साथ में इस प्रकार से बाइंड करता है। तो क्लियर हो रहा है डीएनए की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है और इसको कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम लोग जो देखते हैं ना कुछ इस प्रकार से, चलो इसको मैं रब करने के बाद आपको दिखा रहा हूँ कि हम लोग जो डीएनए को डबल स्ट्रैंड देखते हैं वो कुछ किस प्रकार से होता है। ऐसे कि ये हम लोग अब देख चुके हैं ना डबल स्ट्रैंड, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो ये क्या होता है, जो स्ट्रैंड अभी बना रहे थे ना वही स्ट्रैंड है, और इसी के बीच में क्या होता है, ऐसा जो बॉन्ड लगा हुआ होता है ना, या हाइड्रोजन बॉन्ड ही होता है। तो ऐसा डीएनए क्या होता है, इस प्रकार से तो होगा, सीधी रेखा में होगा, प्लस क्या होता है थोड़ा थोड़ा मुड़ा हुआ होता है। जैसे कि ये देख रहे हैं दो स्ट्रैंड है, दोनों स्ट्रैंड क्या होता है इस प्रकार से कुंडलित होता है। तो हमारे पास में क्या होता है, जैसे एक कुंडलन होता है, जैसे क्या है ये एक कुंडलन है, इसमें क्या होता है हमारे पास में 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब बनाने का तरीका ये है कि एक के साथ में जब टी ज्वाइन करता है और सी के साथ में जब जी ज्वाइन करता है, मैं इसी को क्या देखो इस प्रकार से बॉन्ड के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं ना। तो कुछ इस प्रकार से होता है। तो जब ये दोनों के दोनों स्ट्रैंड कुछ इस प्रकार से ऐसा कुंडलित होते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक डीएनए की इतनी लंबाई को हम लोग बोलते हैं एक पिच। क्या बोला जाता है, एक पिच। एक पिच का मतलब होता है कि अब दोनों स्ट्रैंड टोटली 360 डिग्री को पार कर चुके होते हैं, यानी कि ये एक राउंड को कंप्लीट कर देते हैं। आप लोगों ने बहुत सारा सीढ़ी देखा होगा, कुछ इस प्रकार से ऐसा चलते चलते जाता है, जिसको बोला जाता है हेलिकल बोला जाता है। हेलिक्स इसलिए डीएनए का जो मॉडल आता है उसको बोला जाता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ठीक है, या डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, ठीक है। क्यों डबल, क्योंकि हमारे पास में दो स्ट्रैंड होते हैं, ठीक है। हेलिकल क्यों, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर हेलिकल होता है, यानी कि स्ट्रेट लाइन ना होते हुए ये घुमा हुआ होता है, ठीक है। क्या होता है, ये घुमा हुआ होता है। तो जब आपका दोनों स्ट्रैंड एक कुंडलन को पूरा करता है उसको क्या बोला जाता है, एक पिच बोला जाता है। आपके जो एक पिच की लंबाई होती है वो लगभग 34 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है, ठीक है। एक पिच की लंबाई कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है। और इन दोनों के जैसे कि ये एक क्या है बेस पेयर होता है, ये क्या है क्षार का एक युग्म है, या इसको बेस पेयर करके भी बोला जाता है, ठीक है, या क्षार युग्म, ठीक है, बेस पेयर या क्षार युग्म करके बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो लगभग 3.4 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है। जैसे कि मैं इसके बारे में बता रहा हूँ, इनके बारे में कुछ इस प्रकार से होता है। कितना होता है ये 3.4 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है। और जो हर, जैसे कि ये बेस पेयर है और ये एक बेस पेयर है, जो हर बेस पेयर होता है एक दूसरे से ना 36 डिग्री के ऊपर एंगल पर घुमा हुआ होता है। जैसे कि ये वाला देखना, तो ये वाला है, कितना हो गया यहाँ पास 36 डिग्री एंगल पर घुमा जाएगा। क्या घूम जाएगा, क्योंकि हमारे पास में हमको पता है कि एक सर्कल में कितना होता है 360 डिग्री होता है, और ऐसे हमारे पास में कितने हैं 10 है ना, इसमें कितने होते हैं, यहाँ से यहाँ तक में हमारे पास में कितने होते हैं 10 बेस पेयर होते हैं। तो कुछ इस प्रकार से इसको डिवाइड मार सकते हैं, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 36 डिग्री आएगा। कितना आएगा 36 डिग्री आएगा, यानी कि हर बेस पेयर कितनी डिग्री पर घुमा हुआ होता है, कितने एंगल पर 36, यानी कि 36 डिग्री पर ऐसा घुमा हुआ होता है। तो समझ में आ रहा। प्लस जो इसका डायमीटर होता है, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होती है, ठीक है, इसका डायमीटर है ना, जैसे ये है इतना, है ना, तो ये कितना होता है, ये लगभग 20 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है, ठीक है। एक एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। एक एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है, यानी कि हमारा डीएनए का कैलकुलेट कर लो कितना छोटा होता है, ठीक है। तो क्लियर हो रहा है इतना, ये डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है। अब डीएनए क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर में होता है। अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके देखें, ठीक है, तो अगर इसको आगे देखते हैं
कि जैसे कि ये कोई सेल है, सेल के अंदर में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस के अंदर में क्या होता है, कुछ इस प्रकार से ऐसा डीएनए होता है। अब तो पता चल गया ना तो कि कुछ इस प्रकार से होगा करके, ठीक है। तो हमारे पास में ये क्या है, सेल है, ह्यूमन का कोई भी सेल है, ह्यूमन का कोई भी सेल है। तो ह्यूमन सेल के पास में लगभग 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर होते हैं। कितने होते हैं, 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर होते हैं किसमें, एक डिप्लॉयड सेल में। डिप्लॉयड सेल के डीएनए में इतना बेस पेयर होता है। अब आप जब हमको बेस पेयर पता चल गया, प्लस हमको इन दोनों के बीच की दूरी पता चल गई, ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी पता चल गई, कितना होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि एक टिपिकल सेल के अंदर में न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर में हमारा डीएनए की लेंथ कितनी होगी, यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं ना। हमको इन दोनों के बीच का तो डिस्टेंस पता चल गया, और ये भी हमको पता चल गया कि एक टिपिकल सेल में जो हमारे पास में बेस पेयर होता है वो कुछ इतना होता है, 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर होता है। तो इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग निकाल सकते हैं कि हमारे डीएनए का लेंथ कितना होगा। तो करके देख सकते हैं, इसी को क्या कर सकते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई कर दे 3.4 एंगस्ट्रॉम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद में हमको कुछ इस प्रकार का रिजल्ट मिलता है, 2.2 मीटर के आसपास आता है। ये जो वैल्यू है वो 2.2 मीटर के आसपास में आता है। इसको एंगस्ट्रॉम को आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हो, 10⁻⁻⁰ करके। अब इसको अगर आप लोग करके देख सकते हो तो ये तो यहाँ से भी कट जाएगा, अब 2.2 मीटर के आसपास ही जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली 2.2 मीटर का आपका डीएनए की लेंथ होती है एक टिपिकल सेल के अंदर में, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर में ऐसा कुछ। तो क्लियर हो रहा है। तो भाई 2.2 मीटर डीएनए की लेंथ बहुत ज़्यादा है ना। हमारा सेल कितना होता है, बहुत छोटा, 10 से 20 माइक्रोमीटर का होता है। अब इतने छोटे से सेल में हम इतना डीएनए को कैसे रखेंगे, ठीक है। तो इसको रखने का भी एक तरीका होता है, हम लोग इस प्रकार से इसको नहीं रखते, इसको कंडेंस करके रखते हैं, ठीक है। कैसे रखते हैं, कंडेंस करके रखते हैं। तो डीएनए का ये मॉडल समझ में आ रहा है, कुछ इस प्रकार से ये इससे बाइंड करता है। प्लस इसको बता सकते हो, है ना, कि एक बीच की जो डिस्टेंस होती है या जो दूरी होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है, प्लस दो बेस पेयर के बीच की जो डिस्टेंस होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है। दोनों बेस पेयर 36 डिग्री पर रोटेट होते हैं एक दूसरे से। डीएनए का जो डायमीटर होता है, उसका व्यास होता है, वो 20 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। तो आप इस चीज़ों को बता सकते हो, या राइबोस के बारे में बता सकते हो, ठीक, क्लियर हो रहा है। तो हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा आगे कि आपका जो डीएनए होता है, ठीक है, कौन सा आपका जो डीएनए होता है, जैसे कि आपको पता चल गया कि ये क्या है, डीएनए। क्या है, डीएनए। ऐसा बना लेता हूँ मैं रेड डायग्राम में। इस डीएनए को क्या करना है, सेल के अंदर में ले जाना है। तो मैं क्या ऐसे ही ले जाऊंगा, नहीं ले जाऊंगा। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, पहले तो इसको गुथता हूँ भाई, 2.2 मीटर का डीएनए है, ठीक है। तो इसको मैं कभी खोल लेता हूँ, ठीक है। ये डीएनए है। इस डीएनए को क्या करते हैं हम लोग, एक स्पेशल प्रकार का प्रोटीन होता है जिसको बोला जाता है हिस्टोन प्रोटीन। ऐसे कि क्या है, हिस्टोन प्रोटीन है। तो हम लोग क्या करते हैं, डीएनए को हिस्टोन प्रोटीन में रैप करते हैं। क्या करेंगे, इसमें रैप करेंगे कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से। ऐसा हमारे पास में क्या होता है, बहुत सारे हिस्टोन प्रोटीन होता है। इसको क्या बोला जाता है, इसको हिस्टोन प्रोटीन बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है इसको, हिस्टोन प्रोटीन। भाई डीएनए की लेंथ इतनी ज़्यादा है, सेल बहुत छोटा सा है। ये उसी प्रकार से जैसे कि आप लोग कपड़ा को रखते हो, बिना आयरन किया, बिना उसको ऑर्गेनाइज करके अगर अलमारी में रखो तो क्या करता है, बहुत ज़्यादा जगह घेरता है। तो अगर डीएनए को ऐसे ही आप रखने चले जाओ न्यूक्लियस के अंदर में, तो क्या करेगा, बहुत जगह घेरेगा और उसमें आ भी नहीं पाएगा, इतना इसकी वो नहीं है, ठीक है। इसको क्या करते हैं हम लोग, पहले तो इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, डीएनए को क्या करो, जैसे कि उनको गुथते हैं, उसी प्रकार से क्या करते हैं, ऐसा हमारे पास कुछ प्रोटीन होता है जिसको बोला जाता है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन कुछ इस प्रकार से होता है,
ठीक है। 8 यूनिट का मिलकर बना होता है, यानी कि 8 मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। जैसे कि 4 मॉलिक्यूल्स इधर है और 4 मॉलिक्यूल्स नीचे में होता है, ठीक है। एक हिस्टोन प्रोटीन या हिस्टोन जिसको ऑक्टामर भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है इसको, ऑक्टामर भी बोला जाता है। तो कुछ इस प्रकार से होता है ये, ठीक है। कुछ इस प्रकार से ऐसे ये रेप्ड होता है, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। कुछ इस प्रकार से होता है। तो इसको अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर में देखोगे तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार से दिखता है। अब जो ये स्ट्रक्चर बनती है डीएनए प्लस प्रोटीन का, इसको बोल दिया जाता है न्यूक्लियोसोम। क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोसोम। और ऐसा बहुत सारा जब न्यूक्लियोसोम को देखा जाता है ना, तो जैसा ये कोई धागा है, क्या है ये कोई धागा, इस धागा में जैसे कि मोती लगा हुआ है, क्या लगा हुआ, मोती लगा हुआ। तो आपका जो न्यूक्लियोसोम है कुछ इस प्रकार से दिखता है कि एक डीएनए की धागा है जिसमें बहुत सारा मोती लगा हुआ है, ठीक है। तो जो आपका ये स्ट्रक्चर होता है इसी को बोल रहा है ऐसा, ठीक है। इसको बोल दिया जाता है क्रोमेटिन। क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन इज अ बीड्स लाइक स्ट्रक्चर, बीड्स लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। इसी क्रोमेटिन को क्या करते हैं हम लोग आगे जाके और कंडेंस करते हैं और इसको क्या करते हैं, क्रोमेटिन फाइबर बना देते हैं। जैसे कि ये वाला, इसको क्रोमेटिन फाइबर बना देते हैं और इसको भी हम लोग क्या करते हैं और जब कॉम्पैक्ट करना होता है तो कुछ इस प्रकार से इसको कॉम्पैक्ट करते हैं और इसको क्रोमोसोम के अंदर में रख दिया जाता है। तो कुछ इस प्रकार से डीएनए को अगर क्रोमोसोम तक ले जाना है तो पहले क्या करेंगे, हिस्टोन प्रोटीन लाएंगे, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन आपका एक प्रकार का बेसिक प्रोटीन होता है। क्या होता है ये, बेसिक प्रोटीन होता है, यानी कि जो इसका बिहेवियर है वो क्या होगा, क्षारीय होगा, ठीक है। क्षारीय प्रोटीन के साथ में क्या कर सकते हैं, इसको इस प्रकार से गुथते हैं। क्यों करते हैं इसको बेसिक प्रोटीन क्यों लेते हैं, क्योंकि जो डीएनए का मॉलिक्यूल्स होता है वो एसिडिक होता है। क्या होता है ये, एसिडिक होता है, एसिडिक इन नेचर, अपने प्रकृति में क्या होता है ये एसिडिक होता है। प्लस डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, मतलब इस पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। पहला बात डीएनए के बारे में क्या है, ये एक प्रकार का एसिडिक मॉलिक्यूल्स है। एसिडिक मॉलिक्यूल्स को हम बेसिक मॉलिक्यूल के साथ में जोड़ क्या बना सकते हैं, न्यूट्रल बना सकते हैं, ठीक। एसिडिक मॉलिक्यूल से दूसरा क्या होता है, इस पर नेगेटिवली चार्ज होता है। तो इसको क्या करेंगे, हिस्टोन के साथ में गूंथेंगे कुछ इस प्रकार से, तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोसोम बन जाएगा, ठीक है। एक न्यूक्लियोसोम में आपके पास में 200 बेस पेयर रहते हैं। एक न्यूक्लियोसोम में कितने रहते हैं, 200 बेस पेयर रहते हैं। और कुछ इस प्रकार से आपका ये जो स्ट्रक्चर है वो क्रोमेटिन बन जाता है। क्रोमेटिन इस प्रकार से क्रोमेटिन फाइबर बना देता है, क्या बोल सकते हैं इसको, क्रोमेटिन फाइबर बना देता है। और क्रोमेटिन फाइबर ही क्या बना देता है, क्रोमोसोम बना देता है। ये क्या है, कंप्लीट क्रोमोसोम, या जिसको आप गुणसूत्र के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से क्लियर हो रहा है डीएनए की संरचना कैसे होती है, डीएनए से कैसे क्रोमेटिन बनता है, क्रोमेटिन से क्रोमेटिन फाइबर, और क्रोमेटिन फाइबर से किस प्रकार से क्रोमोसोम बनता है। और क्रोमोसोम की हम लोग सेल में देखते हैं और इसकी स्टडी करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्रोमोसोम के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। टाइप्स के आधार पर हम लोग क्रोमोसोम की भी बांटेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया होगा तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। धन्यवाद।